कर्नाटका में भारी वोटों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम से कम कांग्रेस पार्टी ऐसा कहना या सोचना चाहती है। कई सर्वेज भी इस तरह के आ रहे हैं कि कांग्रेस को पिछली बार एक सीट मिली थी और इस बार हो सकता है 2 डिजिट में कांग्रेस पार्टी पहुंच जाए। आज का वोटर अवेयर है, अलर्ट है, सोशल मीडिया पर अपना राय खुलकर रखता है। कोई कैंडिडेट जो है, जो एक वाटर क्राइसिस जो इस समय पर बेंगलोर के सामने है, उसके बारे में कुछ तो आश्वासन देगा। जेडीएस और बीजेपी इस बार साथ आ रहे हैं और बीजेपी के जेडीएस के जो वोट हैं वो बीजेपी को मुंतकिल होंगे, जिसकी वजह से शायद बीजेपी को फायदा होगा। तो अभी हाँ, फायदा हो सकता है। होंगे वोट, जी, आपको ट्रांसफर होंगे वोट। Whatever India alliance is, Congress has to lead it. Unfortunately, they are not leading it. Congress has to lead it. So कांग्रेस में जो लीडरशिप है क्राइसिस का चेहरा नहीं है कांग्रेस में। जो स्टेट बीजेपी के अंडर कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा सौतेला व्यवहार होने लगता है ना, बिकॉज क्योंकि जो भी बेनिफिट्स होते हैं, वेदर तमिलनाडु में फ्लड्स हो गए या केरला में फ्लड्स हो गए, यहाँ पे हीट वेव और ड्राउट चल रहा है, तो द स्टेट डज नॉट गेट द हेल्प फ्रॉम द सेंटर दैट इट रिक्वायर्स बिकॉज इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग पार्टी। कास्ट इज बिकम वेरी डोमिनेंट और राजशेखर इस बात को मानेंगे कि 2001 या 2005 तक भी कभी कास्ट इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती थी जितनी आज होती है। मतदाता जो हैं वो देख चुके हैं कि ये जो 5 गारंटीज है जो सिद्धरामैया सरकार ने चलाई हैं, उसका फायदा डायरेक्टली लोगों को पहुंचा है। आप ये बताइए, कितना आपके अंदाजे में कांग्रेस पार्टी को पिछली बार एक सीट मिली थी, कितनी सीट मिल सकती है? देखिए 8 से 12 तक। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कर्नाटका में इस वक्त मौजूद हैं और कर्नाटका से हम पूरे दक्षिण भारत का एक तरह से तापमान लेने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक तापमान। कहा जा रहा है कि एक तरह से यहाँ दक्षिण में अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले कर्नाटका में भारी वोटों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम से कम कांग्रेस पार्टी ऐसा कहना या सोचना चाहती है। कई सर्वेज भी इस तरह के आ रहे हैं कि कांग्रेस को पिछली बार एक सीट मिली थी और इस बार हो सकता है 2 डिजिट में कांग्रेस पार्टी पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे पड़ताल हम करेंगे मेहमानों के जरिए। हमारे साथ 4 वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पत्रकार भी हैं, गैर पत्रकार भी, लेखक भी हैं, जिनके जरिए हम ये समझेंगे कौन सी ऐसी वजह हैं जो कर्नाटक को इस बार बेहतर बना सकती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि कितना भी बीजेपी ये कहे कि अब की बार 400 पार, लेकिन एक एक सीट पर जिस तरह का चुनावी संघर्ष और जद्दोजहद नजर आ रही है, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के जो विष भरे और हिट स्पीच जो उनके भाषण नजर आ रहे हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कि कितने नर्वस हैं वो। और पहले चरण के मतदान में जो नुकसान नजर आ रहा है, उसे वो चाहते हैं कि दूसरे और आने वाले चरणों में उसकी भरपाई कर सकें। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एम.ए. सिराज साहब मौजूद हैं, एसोसिएट एडिटर हैं न्यूज़ ट्रेल के। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ विजय ग्रोवर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, टीवी का भी जाना माना चेहरा हैं। राजशेखर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि काफ़ी हद तक पूरे राज्य को सफ़र करके, उसकी यात्रा करके जानने की कोशिश करते हैं। फला फैसल हैं हमारे साथ, कॉमिक बुक राइटर हैं। इन तमाम मेहमानों के जरिए हम इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विजय जी, मैं आपके साथ अगर शुरुआत कर सकूं कि मैं अभी 24 घंटे से ज़्यादा मुझे हुआ आए हुए और तमाम तरह की मुझे कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। मैं पत्रकारों से बातचीत कर रही हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ सिविल सर्वेंट से भी बातचीत की। वो ज़्यादातर अपने खुल के तो बोलते नहीं है, लेकिन प्राइवेटली उन्होंने कहा कि इस बार माहौल बेहतर है। आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अरफा इस बार का अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में कुछ हद तक तो मैं कहूँगा कि माहौल थोड़ा बदला है। माहौल इसलिए बदला है क्योंकि जो जागरूकता वोटर्स में आई है वो शायद एक चीज़ है जिससे कि राजनीतिक दलों को सीखना होगा कि जो एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं उसको आज का वोटर कंज्यूम करने को तैयार नहीं है। आज का वोटर अवेयर है, अलर्ट है, सोशल मीडिया पर अपना राय खुलकर रखता है। आपने कहा कि तापमान आपने जानने की कोशिश की, तो गर्मी के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह का क्राइसिस यहाँ पर जो है इस समय, चाहे वाटर, बेंगलोर जैसे शहर में, मैं हैरान था। मैं देख रहा था इतने दिन से कैंपेन में कि शायद कोई कैंडिडेट जो है, जो एक वाटर क्राइसिस जो इस समय पर बेंगलोर के सामने है, उसके बारे में कुछ तो आश्वासन देगा। तो शायद उसके बारे में राजीव गौड़ा, जो कि बेंगलोर नॉर्थ के कैंडिडेट हैं, उसके अलावा शायद किसी ने खुल के इसके बारे में चर्चा तक नहीं की। लेकिन तो मैं बात कर रही थी मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो तो सरकार, केंद्र सरकार पैसा तक रिलीज नहीं कर रही है, हमें कोई मदद नहीं दे रही है, हम सूखे से यहाँ पे जूझ रहे हैं, ड्राउट हो रहा है, उसके बावजूद हमारी कोई बात। देखिए, ये एक जो प्लैंक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये शायद सिद्धरामैया और उनके जो खास करके कृष्ण बैरागौड़ा
जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने जैसे कम्युनिकेट किया कि अगर 100 रुपये यहाँ पर कलेक्ट होते हैं टैक्स के, 13 रुपये राज्य को वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं हर नागरिक को लगता है कि ये पैसा अगर मेरे को ज़्यादा मिला होता तो शायद जो विकास हम देखना चाहते हैं, जिसके लिए हम टैक्स भरते हैं, वो शायद पूरा हो जाता। तो ये कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स है कि ये जो मैसेजिंग है ये कुछ हद तक कनेक्ट हुई है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ेंगे नहीं, और उनको लगता है कि उनका बचाव इसमें है कि वे दूसरे पे कितना बड़ा आरोप लगाते हैं। जी, एम.एस. राय साहब, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। इससे पहले कि मैं मुद्दों की तरफ आऊँ, मुझे ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो एक चुनावी हवा दिखाने की, बताने की कोशिश होती है, अक्सर ये हवा हमने देखा है पिछले 10 साल में भाजपा आरएसएस बेहतर कर पाते हैं कि एक तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक ऑरा बनाते हैं, एक नोशन तैयार करते हैं कि भाई बीजेपी जीत रही है, अब की बार 400 पार। पत्रकार भी सेफली कह देते हैं कि बीजेपी जीत रही है, क्योंकि ज़्यादातर जीतती रहती है। कांग्रेस पार्टी अगर आप कहें जीत रही है, या रीजनल पार्टीज़ के लिए कहें, तो आप ट्रोल होते हैं, लेकिन बीजेपी जीतते रहिए, आप कहते रहिए और आप सेफ हैं। अब की बार क्या लग रहा है आपको कर्नाटक? अब की बार काफ़ी फ़िज़ा बदली हुई है। पिछली बार यानी हमारे यहाँ असेंबली का इलेक्शन 1 साल पहले हुआ, तो उस वक्त भी ऐसी हवा बनाने की काफ़ी कोशिश की गई थी, और आखिर तक जो है वो टीवी वाले ये कह रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। यहाँ तक कि अब जो है वो तकरीबन 40% सीट्स मिल चुकी थी कांग्रेस को। उसके बावजूद भी जो है बहुत सारी जो गोदी मीडिया है उसमें ये बातें आ रही थी कि नहीं, बीजेपी देखना है, बीजेपी जीतेगी। आखिरी बहुत सारी सीटें खुली नहीं हैं अभी भी। तो लेकिन वो जो मिथ जो था वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कांग्रेस ने एक लैंडस्लाइड विन ली थी। तो इस बार जो है बहुत सारे अवाम को यहाँ पर जो गारंटीज़ हैं, जो 5 गारंटीज़ हैं, वो मिली हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं। जैसे बिजली की 200 यूनिट्स फ्री दी जा रही हैं घरों को, इससे तकरीबन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ़ायदा पहुंचा है। इसी तरीके से बसेस फ्री की गई हैं ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए, जिससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अनवायबल स्कीम्स हैं जो बहुत दिनों तक नहीं चलेंगी। इससे स्टेट को, गवर्नमेंट को नुकसान भी होगा, और ये सिविक एमेनिटीज़ हैं जिस पर नाकाबिल, और कई बार लगा कि शायद उतना जायज़ भी नहीं है। जायज़ भी नहीं है। स्कीम है कि जो आदमी आराम से टिकट खरीद के जा सकता है, जी हाँ, आप उसे बस में जो है मुफ्त वो दे अब रहे लोग हैं। पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं खामोखा, समझ रहे हैं। तो ये जो नहीं भी जाना चाहते थे, वो नहीं भी जाना चाहते थे, अब जा रहे हैं। वो लोग, औरतें, ख़वातीन जो हैं वो रोज़ाना टेम्पल्स में जाके बैठती हैं। अच्छा, समझ रहे हैं, चौक पर चले जाते हैं लोग, समझ रहे हैं। तो ये एक सिविक कम्युनिटीज़ पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ भी डाला जा रहा है। इसमें कुछ रीथिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन इन गारंटीज़ 5 जो गारंटीज़ थी, उनका फ़ायदा बहुत सारे नौजवानों को, ख़वातीन को और दूसरे लोगों को यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से फ़िज़ा थोड़ी सी बदली है। लेकिन इस बात पर भी हमको सोचना पड़ेगा कि जेडीएस और बीजेपी इस बार साथ आ रहे हैं, और बीजेपी के, जेडीएस के जो वोट हैं वो बीजेपी को मुंतकिल होंगे, जिसकी वजह से शायद बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो अभी हाँ, फ़ायदा हो सकता है। होंगे वोट, जी, ट्रांसफ़र होंगे, बहुत सारे वोट्स ट्रांसफ़र होंगे, समझ रहे हैं। तो पिछली बार बीजेपी के वोट कम नहीं हुए थे, लेकिन कांग्रेस के वोट 5% बढ़ गए थे। वो इसलिए कि जेडीएस के ज़्यादातर माइनॉरिटी वोट्स जो हैं वो कांग्रेस को पड़े थे। तो इस बार जेडीएस उनके साथ है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है अभी भी। और ये 5 जो गारंटीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को होने वाला है। लेकिन फिर मुस्लिम पोलराइजेशन कांग्रेस की तरफ नहीं होगा? किसका पोलराइजेशन? पोलराइजेशन तो कांग्रेस की तरफ हुआ है, समझ रहे हैं। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका वोट यकीनन जो है 90% कांग्रेस ही को जाएगा। लेकिन इसके अलावा बीजेपी में सरफुटबल है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपस में काफ़ी अख्तलाफात हैं, बड़े बड़े लीडर्स चैलेंज कर रहे हैं। वो परिवारवाद जो देखा नहीं गया था बीजेपी में, अब वो बीजेपी में देखा जा रहा है। मसलन कि BS येडियुरप्पा के बेटे राघवेंद्रा को टिकट दिया गया है, और उसके खिलाफ ईश्वरप्पा खड़े हो गए शिवमोगा में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स कई जगह नज़र आ रही हैं। लिंगायत जो हैं वो ज़रा बिखरे हुए हैं। लिंगायत एक बहुत मजबूत फ़िरक़ा था जो वोट देता था बीजेपी को, अब उनके यहाँ जो है ये बात नहीं रही है। उनके यहाँ से एक स्वामी ने जो है वो इलेक्शन में नॉमिनेशन फ़ाइल किया था, और बहुत मुश्किल से उनको बिठाया गया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट का ऐलान किया है। तो इस तरीके के कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा। राजशेखर जी, आपने बताया कि आप पिछले 1.5 साल में आपने बताया कि कई बार आपने ट्रैवल किया है पूरे स्टेट का। आप लगता है कि यहाँ 2 मेहमानों की बात से सहमत नहीं हो रहे हैं कि बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस को फ़ायदा होगा 2-3 काउंट्स में। एक, दे आर इन पावर, दे हैव दिस 5G schemes, they don't know which way they are going to work, depends on the effective implementation. And third, the kind of wave that was there for BJP in 2019,
इन कर्नाटका. आई डोंट से इट इज़ नॉट देयर, बट कम हो गया है सब. ऐसा क्यों? तो थोड़ा कम हो गया. फटीग है? फटीग हो सकता है, लीडरशिप कर्नाटका का लीडरशिप हो सकता है, डिफरेंट वॉइसेस है बीजेपी में. पिछले साल का असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट वो भी हो सकता है. सो इट्स लाइक मल्टीपल कॉम्बिनेशंस. सो दिस टाइम दे आर राइडिंग ओनली ऑन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पॉपुलैरिटी, विच इज स्टिल देयर इन नहीं, कर्नाटका. आशेखर जी ये बताइए कि ये पॉपुलैरिटी कैसी चीज है जो 10 साल जिस जो Yes, व्यक्ति it is पहले से ही रहा है. charismatic leadership जैसा होता है. कैरिस्मेटिक इंदिरा गांधी थी, कैरिस्मेटिक लीडर. फेडरल कैस्ट्रो था. सो ऐसा ऐसे हो सकता है. इट इज़ अ टाइम बाउंड. वो टाइम 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, इट डिपेंड्स. लेकिन चल रहा है अभी, चलता है, अभी चल रहा है. चल रहा है. एक बार गिरेगा तो गिरेगा. सो दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज कांग्रेस में जो है द वॉट एवर इंडिया अलायंस इज, कांग्रेस हैज टू लीड इट. अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लीडिंग इट. कांग्रेस हैज टू लीड इट. सो कांग्रेस में जो लीडरशिप है क्राइसिस का, चेहरा नहीं है कांग्रेस में. बीजेपी में चेहरा है मोदी जी का, टीएमसी में चेहरा है ममता जी का. सो देर इज फेस टू एवरी पार्टी. राहुल गांधी हैज स्टेप बैक. He has stepped back. He has put Kharge, but Kharge himself is not asserting at a national level as a national AICC president. You must have seen so many AICC presidents. Do you think Kharge is asserting himself as a leader of the party to lead it from the front? बात ठीक है आपकी. एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है हाँ, कि वो face पार्टी नहीं के जो है, कार्डर है वो गांधी को सुनते हैं या फिर खड़गे की बात सुने. हाँ, वो ऐसा माहौल है ना. इसीलिए तो बीजेपी का जो चल रहा है चलता रहेगा as long as there is a strong leadership from the Congress. तो that मुझे emerges. बताइए 19 से कितना बदलाव आप देख रहे हैं और क्यों? See, 19 से बदलाव आएगा क्योंकि कांग्रेस इधर पावर में है एंड देयर इज लॉट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट सिटिंग एमपीज. जो भी बदला है उनको बदल के भी वो एंटी पार्टी चल रहा है एक्टिविटीज, रेबल कैंडिडेट्स है इसमें. देयर इज ऑल्सो इन एडिशन टू मोदीज पॉपुलैरिटी, दिस टाइम the candidate also need to have his own kind of influence on the voter. Just alone Modi's popularity is not getting them elected in many places across Karnataka, except in coastal areas. So इसलिए बैंगलोर में भी जो बैंगलोर बीजेपी के लिए सेफ है अभी. सेफ है. सेफ है, अभी भी सेफ है. तो यानी आप हम जो ये साउथ में चुनाव होने जा रहा है, इसमें आपको लगता है कि बीजेपी लूज कर रही है, गेन कर रही No, है? BJP will lose few seats. Congress will gain automatically. जो भी है, they will gain more for reasons. One is they are in power, they control the machinery, and they have implemented 5G, 5 guarantee schemes. Particularly the women are very happy with the government. तो Beneficiaries. विधानसभा का जो फायदा है वो लोकसभा में भी मिल रहा है. हाँ, थोड़ा मिलेगा क्योंकि the beneficiaries of these Congress government schemes, guarantee schemes, are basically the Congress voters. There are some women who are basically not Congress voter, but they are getting the benefit because they are getting it. They are qualified, eligible for it. So these are the people who might shift to Congress. That is the hope that Congress has. जी, फाइन. मैं आती हूँ. आई कम बैक टू यू फॉर अनदर क्वेश्चन. फला साहब, आपने सुना जर्नलिस्ट को, एक नॉन जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं. आप दूसरी तरफ दरीचे में बैठ के क्या देख पा रहे हैं? जर्नलिस्ट का एक समझने का, देखने का, चीज़ों को एनालाइज करने का एक तरीका होता है. एक अगर आम शहरी, आम सिटीज़न के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? आप कर्नाटका में कहा जाता है यूजुअली कि बहुत ही नेशनल इश्यूज़ पे नेशनल इलेक्शन होता है. क्या ये इतना ही नेशनल इलेक्शन है? हाँ, बट ऑल्सो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ना. जब मोदी लास्ट टाइम आए थे कैंपेन करने के लिए स्टेट इलेक्शन में, जहाँ पे भी उनकी रैली गई, यू कुड सी द फ्रस्ट्रेशन इन द पीपल, द इनकन्वीनियंस बीइंग कॉज्ड. So people were actually frustrated with Modi's rallies, and it seemed like wherever he did go to campaign, it negatively impacted them a little bit, I felt, in the Karnataka election. So I think the national issues, this polarization that they try to do, हाँ, जो पोलराइजेशन ट्राई किया जा रहा है, दैट शोज कि थोड़ा वो नर्वस हैं उनके साइड पे कि लाइक दे हैव टू गो टू डेस्परेट मेजर्स इन ऑर्डर टू. आप तो उल्टी कहानी बता रहे हैं, क्योंकि हमें दिल्ली में ये बताया जाता है कि भाई जो सीट अगर हार भी रहे हैं वहाँ मोदी जाके एक बार भाषण दे दें, एक बार रैली कर लें तो वो सीट जीत जाती है. आप कह रहे हैं लोगों को असुविधा हो रही है. आई थिंक एटलीस्ट बैंगलोर में मुझे ये फीलिंग थी लास्ट टाइम, लाइक ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शंस, जब मोदी आए थे तो लोगों में वो गुस्सा दिख रहा था कि लाइक यू नो ये हमारा इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है ये रैली टाइप्स.
So that was something I did notice, yeah. तो अभी कौन से आपको इश्यूज लग रहे हैं जो इस इलेक्शन में आपको लगता है कि काम आई थिंक मेनली द यूथ केयर अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है जहाँ पे लाइक यू नो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, वाटर स्कैसिटी इन द सिटी इज अ थिंग, और ये लाइक जनरली लाइक आई फील लाइक जब भी कांग्रेस सॉरी जो स्टेट बीजेपी के अंडर कंट्रोल नहीं होता है थोड़ा सौतेला व्यवहार होने लगता है ना, बिकॉज क्योंकि जो भी बेनिफिट्स होते हैं वेदर तमिलनाडु में फ्लड्स हो गए या केरला में फ्लड्स हो गए, यहाँ पे हीट वेव और ड्राउट चल रहा है, तो the state does not get the help from the center that it requires because it's not controlled by the ruling party. So I think that should be a factor, maybe. जी विजय ग्रोवर जी, यहाँ पे अब थोड़ा सा मुद्दों पे आ जाते हैं। हमने देखा है नरेंद्र मोदी को, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ये कोशिश हो रही थी कि पहले चरण में जो नुकसान हो गया है और लगा कि वाकई विजिबल था वो नुकसान जो उनको हो रहा था। मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक दो जगह और ट्रैवल करके आई, वहाँ साफ तौर पे पता चलता था एक तरह की थकान है, एक तरह का, हालांकि मीडिया ने बार बार ये बताने और जताने की कोशिश की है कि कोई विकल्प नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। उसके बावजूद भी एक तरह का नीरस बोरिंग इलेक्शन लग रहा था। अब उन्होंने एक एक्साइटमेंट तो जगा दिया, चाहे वो कितना भी उन्होंने हेट स्पीच के ज़रिए ही जगाया हो, लेकिन अब ये देखिए कि मोदी के एक स्टेटमेंट के बाद पूरी कांग्रेस की मशीनरी लगी है उसको काउंटर करने के लिए। तमाम जो लिबरल दुनिया के बाशिंदे हैं, चाहे वो पत्रकार हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, ट्विटर पे हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव बदला है पहले चरण से दूसरे चरण में, और कर्नाटक में इसमें बदलते हुए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक आपने जो मुद्दों की बात की कि जिस तरह से हेट स्पीच एक बहुत बड़ा इशू बन गई, कल भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, जो कि बैंगलोर की घटना मैं चाहती थी, हूँ वो भी आप एक्सप्लेन करें, हाँ। उस घटना को भी एक्सप्लेन करें। देखिए, वो जो घटना थी कि एक आरोप लगा था कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था अजान के समय और उसको मारा पीटा गया और वहाँ पर हिंसा हुई थी। लेकिन छानबीन के बाद साफ तौर से जहाँ वहाँ के विधायक हैं बीजेपी के उदय गरुड़ाचार्य, उन्होंने साफ तौर से मीडिया को बोल दिया कि इसमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जा रहा था, कोई और भजन था, और लेकिन कुछ बहस हुई थी और उसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी के विधायक का खुद का बयान था। उससे पहले हमने देखा कि तेजस्वी सूर्या हो या शोभा करंदलाजे हो, वे उस मुद्दे में कूद गए थे और उन्होंने जिस तरह से उसको पॉलिटिकली एनकैश करने की कोशिश की थी, उसके बाद वो बैकआउट हो गए। लेकिन हैरानी तब हुई कि जब कल प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र राजस्थान में किया, जो चीज़ जिसका खंडन उनकी पार्टी के विधायक कर चुके हैं उसका जिक्र उन्होंने कल किया, तो शायद ये एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को राह भटकाने की एक कोशिश लेकिन काम आ माना रहा है? जाता। अब मेरे को नहीं लगता कि शायद इस तरह के मुद्दे ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कम से कम दक्षिण कर्नाटक में जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना हाई है, कास्ट भले ही एक फैक्टर ज़रूर है यहाँ पर, और ये रिसेंट पिछले 3-4 इलेक्शंस में हमने देखा है कि कास्ट इज़ बिकम वेरी डोमिनेंट। और राजशेखर इस बात को मानेंगे कि 2001 या 2005 तक भी कभी कास्ट इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती थी जितनी आज होती है। और ये जो पहले चरण का चुनाव जो कि अभी होने वाला है, उसमें भले ही वोकलिगा डोमिनेंट है और बीजेपी को कुछ हद तक सेटबैक ज़रूर होगा, लेकिन इस तरह का एक कम्युनल, क्योंकि पिछले 2023 के चुनाव में जब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की थी तो उसको बजरंग बली से जोड़ा गया था, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। और अब हनुमान चालीसा नहीं है, उसको फिर हनुमान चालीसा के नाम पर इसमें तो प्रवोक सोशल मीडिया में बड़ा एक्साइटमेंट हो गया था कि बजरंग बली वाली बात से कि पूरा चुनाव पलट गया, सब कुछ बदल गया। आपकी जो ये अनुभवी आंखें हैं, जो चश्मा आपने लगाया हुआ है अनुभव का, इससे बताइए कि क्या ऐसे बयानों से चुनाव पलटते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है वोटर जानता है। सोशल मीडिया में कहीं पर बैठा कोई भी आदमी कुछ भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन अगर मैं बैंगलोर में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है या क्या इसका इम्पैक्ट है, वो मेरे को बेहतर मालूम है और मैं वोट डालने जा रहा हूँ। मेरे लिए बिहाफ पर सोशल मीडिया पर कोई बैठा हुआ देहरादून में या कहीं पर, वो मेरे लिए वोट नहीं डालने जा रहा है। तो इसका लोकल लेवल पर इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है, हालांकि एक हवा बनाने की। ये नहीं समझा पाए मुझे तीनों मेहमान चारों बैठ के कि ये बताइए 2019 से अब में फ़र्क क्या है? वही सिद्धरमैया है, वही बीजेपी है, वही कांग्रेस पार्टी है, वही राहुल गांधी हैं, तो बदला क्या है? मोदी की अपील कम हुई है इसलिए थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को, हुआ क्या है इस बार? देखिए, 2023 के चुनाव पे वापस हम जाते हैं। गारंटी शब्द जो है वहाँ से शुरू हुआ था, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने 5 गारंटी करने उसके, फिर उसके बाद हमने देखा कि मोदी की गारंटी बन गई। तो नाउ इट इज़ कांग्रेस गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी। किसकी गारंटी को कंज्यूमर कंज्यूम करता है,
इट्स लाइक मार्केटिंग, मतलब किसकी मार्केटिंग बेहतर है, कौन अच्छे से अपनी बात समझा सकता है, उसके लिए होगा। कांग्रेस की गारंटी जो यहाँ पर थी, जिसका कि असर तेलंगाना में भी हमने देखा कि कांग्रेस ने 6 गारंटी वहाँ पर लगाई थी और उसका उनको रिजल्ट मिला कि वो उसको इनकैश कर सकी। यहाँ पर जो उपभोक्ता तो नहीं कहूँगा मैं, मतदाता जो हैं वो देख चुके हैं कि ये जो 5 गारंटीज हैं जो सिद्धरामैया सरकार ने चलाई हैं, उसका फ़ायदा डायरेक्टली लोगों को पहुंचा है। परसों भी आपने देखा होगा कि एक महिला ने बस टिकट्स की माला बनाकर सिद्धरामैया को पहनाई। दैट वाज अ मैसेज कि इतना पैसा मेरा बचा है। तो क्लियरली दिस इज समथिंग विच मे बी ए बर्डन ऑन एक्सचेकर, जैसे सिराज साहब ने कहा कि इसको सस्टेन करना, मेंटेन करना ज़रूर मुश्किल है। लेकिन अब दुनिया भर में देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फ्री करना इज़ अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर आपको ग्रीन अर्थ की बात करनी है, आपको प्राइवेट व्हीकल से हट के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लाना है, तो कुछ इनिशिएटिव, कुछ इंसेंटिव तो आपको देने पड़ेंगे। तो ये उस दिशा में ज़रूर एक कंट्रीब्यूशन है, भले इसका बर्डन हो, लेकिन सोशल इम्पैक्ट फायदा हो रहा है ज़्यादा है। एम एस राज साहब, इस वक्त 2 मुद्दे ऐसा लगता है राष्ट्रीय स्तर पर हावी हो गए हैं। मैं इन्हें टेस्ट करना चाहती हूँ कर्नाटका में कि क्या कर्नाटका के लिए भी ये मुद्दे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठ के ऐसा लगता है कभी कभी कि दिल्ली ही देश है, जो कि नहीं है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में चुनाव होंगे, उसमें अपने हिसाब से मतदाता वोट डालेगा। एक बात हो रही है रिसोर्सेज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की, कि क्या मान लेते हैं नरेंद्र मोदी तो ने कहा कि हिंदू से लेकर मुसलमान को देंगे, लेकिन वो भी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो क्या अमीर से लेकर गरीब को दिया जाएगा, क्या अपर कास्ट से लेकर लोअर कास्ट को दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है? एक तो ये अफवाह व्हाट्सएप के जरिए हर जगह फैलाई जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है, अब इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो आज का फ्लेवर है। सैम पित्रोदा की एक बाइट कहीं से ANI ने ले ली है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को ये आइडिया अच्छा लगता है कि इनहेरिटेंस टैक्स दिया जाएगा, जैसे वेस्ट में भी होता है। ये दोनों मुद्दे क्या कर्नाटका में चर्चा में आ रहे हैं? ये कुछ चुनाव में आपके यहाँ कुछ ही घंटों में अब लोग मतदान देंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? सेंट्रल एलोकेशन के सिलसिले में जो इनजस्टिस हो रहा है सदर्न स्टेट्स के साथ, ये बात काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके पर यहाँ पे आई है ना। अखबारों में भी आपने देखा होगा कि चंबू का लफ्ज़ पिछले 4 दिनों के दरमियान काफ़ी, चंबू कहते हैं एक खाली ऐसा लोटा। डेंटेड हाँ, लोटा हाँ, 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 जो बहुत गरीब का लोटा होता है, ये काफ़ी प्रचलित हो गया मैंने भी पिछले सीख लिया पिछले ये। चार दिनों के दरमियान। जी। और लोगों में एहसास पिछले 1 साल से है कि जो कर्नाटका जो कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल टैक्सेस को, उसका बहुत कम हिस्सा यहाँ मिलता है। जैसा लेकिन कि ये दोनों इश्यूज नहीं है जो मैंने आपको भी बताया। इनहेरिटेंस के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है resources का? रीडिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर है, ये काफ़ी प्रचलित है लोगों में, समझ रहे हैं। काफ़ी लोग समझते हैं इस बात को कि रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत हो रहा है। कर्नाटका को जो एलोकेशन होनी चाहिए वो नहीं, काफ़ी, ये कह रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो कास्ट सेंसस होगा, हाँ। उस कास्ट सेंसस में ये जानने की कोशिश होगी किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितना सोना है। और फिर ये अफवाह जो फैलाई जा रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, जो मतलब सोशल जस्टिस के आईने से देखने का था, उसको बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों से पैसा लेकर दूसरे लोगों को दिया जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात अवाम में तो नहीं पाई जाती कि लोग जो है वो हिंदुओं का पैसा मुसलमानों को दिया जाएगा, अपर कास्ट का लोअर कास्ट को दिया जाएगा। ऐसी कोई बात विजय ग्रोवर साहब ने कुछ सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी है ऐसी बात। ये पिछले 2 दिनों से आया है जब से वो बंसवाड़ा की स्पीच उनकी हुई है ना। लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ नहीं। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सुना है यहाँ पर। लेकिन सेंट्रल एलोकेशंस कर्नाटका जो है उसका और ज़्यादातर साउथ के जो स्टेट्स हैं, स्पेशली साउथ के स्टेट्स को नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ से काफ़ी आईटी की इनकम जो है सेंटर को दी जाती है। और मैं आपको कहूँगा कि हिंदुस्तान में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के 5 स्टेट्स में हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट यहीं पे जनरेट हो रहा है। बेंगलुरु में तकरीबन 10 लाख बिहारी काम करते हैं, तकरीबन 50 लाख के करीब नॉर्थ इंडियंस काम करते हैं यहाँ पर। केरला में 30 लाख लोग बिहार, यूपी और बंगाल से आए हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं और उनके साथ जो सुलूक यहाँ पे कोविड में हुआ, बहुत अच्छा सुलूक हुआ है। उनके लिए स्पेशल गाड़ियाँ चलाई गई। क्या नाम था वो, मर्सी मिशन ने काफ़ी काम किया। उनको भोजन प्रोवाइड किया गया, उनके लिए किचन्स लगाए गए वगैरह वगैरह। तो फिलवक्त जो है वो गारंटीज़ का मसला काफ़ी लोगों के लिए लाभदायक है, मुनाफा बख्श है, तो उस पर लोग काफ़ी यकीन करते हैं। और कर्नाटका में कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत है। ये 2 लोग जो हैं यहाँ पर, सिद्धरामैया और DK शिव कुमार, उन्होंने कांग्रेस को एक मजबूत लीडरशिप, मजबूत क़यादत दी है, जिसकी वजह से लोग उन पर भरोसा करते हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम जो कम्युनलिज्म का जहर है वो यहाँ पर इट डजंट सीप डाउन टू द ग्रास रूट्स।
But ऐसी है, कोई बात लेकिन- नहीं। लेकिन, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि लोग जो हैं एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाएं, लोग दे डोंट रीच फॉर द ईच अदर जुगलर, है ना। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब जैसे कि उन्होंने पिछली बार सूर्या साहब ने काफ़ी चीज़ें ऐसी उठाई, कॉरपोरेशन में गए और 300 लोगों की जो फहरिस्त है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो बहाल किए गए कोविड के सिलसिले में, उनमें से सिर्फ उन्होंने 11 मुसलमानों को चुना और कहा कि सिर्फ मुसलमानों को भर रहे हैं आप। दूसरे दिन कॉरपोरेशन ने उसका डिनाइल किया, उससे उनकी खलई खुल गई। इसी तरीके से उन्होंने नागरतपेट का जो वाक़या था हनुमान चालीसा का, ख़ुद बीजेपी के एमएलए गरुड़ाचार्य ने उसको डिनाई किया, समझ रहे हैं। इसी तरीके से वो उठा रहे हैं मसला, वहाँ पर खोंदू नायक फैयाज़ ने जो है एक लड़की को, जो पैशन क्राइम था उसमें लड़की को मार दिया उसने, तो उसको वो हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइज कर रहे हैं। अब से 2 हफ्ते पहले जो है किसी प्रदीप ने जो है किसी रुखसाना को मारा था, वो मुद्दा नहीं बना। उसको नहीं बना। तो यू आर कम्युनलाइजिंग ओनली वन सिंगल इशू। पीपल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्कर्मिशेस बिटवीन 2 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे काफ़ी फर्क हो रहा है। राजशेखर जी, अब मैं पढ़ा आप लिखा शहर है। जी हाँ, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, आप मुझे उन फैक्टर्स के बारे में बताइए जो बीजेपी के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। उनमें से एक चीज़ आपने बताई कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है, इसके अलावा येदियुरप्पा को इन्हें वापस लाना पड़ा, और इसके अलावा जो इनके फार राइट लोग थे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको किनारे भी होना पड़ा। इस बात को भी समझना पड़ेगा, चाहे वो सूर्या हों या इसके अलावा और भी कई लोग जो बड़े हेट स्पीच देने के आदी हो गए थे। तो येदियुरप्पा एक तरह का मॉडरेट फेस माने जाते रहे हैं। उनके बेटे को मैंने सुना कि मुसलमान तक वोट देते हैं और जिता देते हैं। तो मुझे अब ये बताइए, आपकी बीजेपी के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान तो होगा, लेकिन कितनी चीज़ें उनके लिए काम आएंगी, कौन से फैक्टर्स? देयर आर 2-3 थिंग्स। आपने बताया मोदी जी है एक, येडियुरप्पा जी है 2। देयर इज ऑल्सो परसेप्शन among voters, common voters, कि देश पहले, this is again ingrained into the minds of the people. देश प्रेम, देश पहले, पहले, nation नेशन first. फर्स्ट। ओह, Nation first is the talk you hear when you go to villages. This is where the social media influence is so deeply penetrated. You can notice. जब मैं गया था remotest areas में, उधर भी कहते हैं सर मोदी, सेंट्रल इलेक्शन मोदी, यानी राष्ट्रवाद काम आ रहा है। राष्ट्रवाद, नॉट इवन राष्ट्रवाद, आई मीन नेशन फर्स्ट, नॉट हिंदू मुस्लिम, दे आर नॉट टॉकिंग नेशन फर्स्ट, इंटरनेशनल। दैट फेलो में भी जो भी हो सकता है वो फुटपाथ में खड़ा है, कुछ नहीं, उसके पास जॉब भी नहीं है, वो भी बोलता है हमारा देश के लिए इंटरनेशनल लेवल में मोदी चाहिए। मतलब एक गौरव मिल गया है एक तरह का। हाँ, So that is gone into the heads of the people. That is very difficult to remove for the time being. और ये हैरानी की बात है कि ये उस पार्टी के अगेंस्ट हो रहा है जिस पार्टी जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से निकली है, कांग्रेस पार्टी। जी, और ये क्या है कि वो असेंबली इलेक्शन ऐसा नहीं था। असेंबली इलेक्शन वाज ऑल अबाउट द करप्शन ऑफ द इनक्यूबेंट गवर्नमेंट। बीजेपी का जो गवर्नमेंट था, बसवराज बोम्मई, उसके पहले येदियुरप्पा जी का, ऑल अबाउट करप्शन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल एंटी इनकम्बेंसी ऑफ एमएलएस, वो था। इधर ऐसा नहीं है। जो भी है एंटी इनकम्बेंस होगा एमपी का, लोकसभा मेंबर का, फिर भी उसको टिकट दिया गया है, वो with the assurance that candidate is not important here, Modi is important. Modi will win. But assembly election में मोदी जी जब आए, the image of the government was so dented, the BJP state government का, वो कुछ नहीं कर पाए। So polarization काफ़ी हद तक complete हो गया कर्नाटक में। अब जेडीएस बीजेपी के साथ जाने के बाद पोलराइजेशन की बात ही मत करना, वो इट्स वेरी क्लियरली डिवाइडेड। दो धड़े बन गए हैं, एक तरफ बीजेपी जेडीएस और एक तरफ हाँ, कांग्रेस। माइनॉरिटीज आर नॉट विथ एनी पार्टी एनी मोर, मे बी इंडिविजुअली हियर एंड देयर, और बाय मिस्टेक दे आर वोटिंग फॉर अदर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। Definitely not for any party they are voting. Minorities are not voting for anybody else. Congress should be rest assured that they are going to get the minority votes for whatever reasons, whether they ignore them or whatever. So that is very clearly divided. And इस बार बीजेपी को जो मेन फ़ायदा हुआ है वो जेडीएस उसके साथ जाने का। जेडीएस वोटर्स आर स्ट्रॉन्ग एंटी कांग्रेस वोटर्स। जनता पार्टी के टाइम से, जनता दल के टाइम से वो दे आर स्ट्रॉन्ग एंटी कांग्रेस वोटर्स है वो सब।
and they will not vote for Congress except minorities, some 5-10% of the voters. काफ़ी हद तक जो ये जेडीएस वोटर होते हैं वो एंटी कांग्रेस पार्टी को ही चुनता है. हमने स्टडी किया 2008 इलेक्शंस डिलिमिटेशन के बाद, जो भी असेंबली इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट चुनाव हुआ, उसके बाद द ट्रांसफ़र ऑफ असेंबली वोट्स टू जेडीएस इज़ मच हायर. इन पार्लियामेंट इलेक्शन में इनिशियली कांग्रेस को तो थोड़ा बहुत लाभ मिला था, जेडीएस वोट्स गए थे. बाद में इवन एंड देयर वाज अ कांग्रेस जेडीएस अलायंस in 2019 in Bangalore rural, the large number of Janata Dal votes went to BJP. So this time the transfer of these Janata Dal votes will be much higher. हायर होगा ये, So बिल्कुल इसलिए ये फायदा है. ये तो मोदी फायदा है फैक्टर, कि इसको- राष्ट्रवाद का फैक्टर और जेडीएस बीजेपी का साथ आना, ये तीन चीज़ें आप महत्वपूर्ण बता रहे हैं. जी हाँ, ठीक है. आखिरी सवाल अब आपसे ले लेती हूँ फला साहब. ये बताइए कि जैसे हमने ये बता रहे हैं कि पहले से ज़्यादा कास्ट मायने रख रही है, एक तरह का कम्युनल पोलराइजेशन चाहे सटल ही सही वो भी है. इस सब के बावजूद आप किस तरह से इस चुनाव को बदलते हुए देख रहे हैं कि अगर यहाँ साउथ में अगर पूरा देख लें कर्नाटका के नज़रिए से, तो अगर कर्नाटका में बढ़त हासिल होती है कांग्रेस पार्टी को, तो आपको लगता है तेलंगाना में भी होगी, बाकी स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा? आई गेस स्टेट इलेक्शन में भी हमने ऑलरेडी वही भी देखा है ना, विनिंग इन कर्नाटका हेल्प देम विन इन तेलंगाना. सो आई गेस द इम्पैक्ट ऑन द लार्जर साउथ एंड तमिलनाडु इज अ गिवन. डीएमके जीत रहे हैं, सीपीआईएम का होल्ड होता है केरला में. तो सिर्फ तो दो स्टेट जो है साउथ में जो लाइक might swing is Karnataka and Telangana. And in Karnataka, if Congress does better, it will probably impact in Telangana as well. आपको लगता है पूरे में? बहुत बहुत शुक्रिया. तो साफ तौर पर पूरे जो बीजेपी मुक्त जो पूरा दक्षिण भारत नज़र आ रहा है, क्या ये इसमें भी देखने को मिलेगा? लोकसभा में नहीं. आखिरी नंबर्स आपसे ले लेती हूँ. आप ये बताइए कितना आपके अंदाजे में कांग्रेस पार्टी को पिछली बार एक सीट मिली थी, कितनी सीट मिल सकती है? देखिए 8 से 12 तक. काफ़ी सीटें दे रहे हैं ये तो आप, और आप काफ़ी कॉशियस होके दे रहे हैं. नहीं, I'm just relaxed. I mean, just telling you little if they push a little bit. Otherwise, 6 to 8 is a very achievable target for Congress. 10 to 12 is where they can stretch and get it. That is possible. जी आप बताइए. मेरे ख्याल से 5 से 7 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी. अच्छा. और उससे ज़्यादा शायद उनके लिए मिलना मुश्किल. लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा पिछले उसके चुनाव के मुकाबले बेहतर होगा. आप बताइए. मैं भी बहुत कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 8 से 12 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं. मुझे लगता है कि 10 के आसपास ये एक मिलना औसत चाहिए. बैठ रहा है. जी, आपकी जी. नज़र में? 7 to 10, I guess. जी हाँ, तो ये मुझे लगता है 10 के आसपास औसत बैठ रहा है. यही शायद मेरा भी एक अंदाज़ा था पिछले कुछ घंटों में लोगों से बातचीत करने के मुकाबले. हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी काफ़ी कॉशियस नज़र आ रहे हैं. अंदर खाने बाहर हो सकता है वो 20 सीटें कह रहे हो, लेकिन अंदर अभी भी वो कॉशियस हैं. तो फिलहाल इन तमाम मेहमानों के ज़रिए आपको एक अलग अलग कोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से भी आपको समझाने की, बताने की एक कोशिश की कि कर्नाटका का चुनाव किस तरह से पूरे दक्षिण भारत के लिए एक तरह का विंडो, एक खिड़की दे सकता है. कि जिस तरह से बीजेपी मुक्त, हालांकि मैं इस तरह के शब्दों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती कि किसी भी पार्टी से या किसी भी आबादी से मुक्त कोई राज्य या कोई क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन बीजेपी की भाषा में बात करें कि उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात की थी, तो बिल्कुल बीजेपी मुक्त जो दक्षिण भारत नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि पैटर्न अब ये है कि काफ़ी भारी नुकसान होता हुआ कम से कम कर्नाटका, और उसी के साथ उसका पैटर्न फॉलो कर सकता है तेलंगाना भी. बाकी स्टेट्स का भी आपको अंदाज़ा है, केरला, तमिलनाडु में तो अस्तित्व नहीं है, आंध्र प्रदेश, ये सब कुछ इस वक्त इसी तरह की कमोबेश तस्वीर नज़र आ रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.